नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन शिक्षा की परीक्षा विद रजत चैनल पर। दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक प्लेलिस्ट के साथ, ताकि हम लोग एक एक सब्जेक्ट को आसानी से ख़त्म करते रहें और उसको समझते भी रहें। हम लोग ऑफलाइन में हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हम लोग ऑनलाइन में एक ठीक ठाक लेवल में जा करके अब ज्योग्राफी को भी ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। समय बर्बाद ना हो इसके लिए मैंने पहले से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रखा है और हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल पढ़ने के बाद फिर हम बाद में क्या पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि हमारा समय भी बर्बाद ना हो और हम लोग एक ठीक ठाक लेवल में चीज़ों को समझते और लिखते चलें। दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्योग्राफी पढ़ते वक्त सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि हमें ये डायग्राम इस डायग्राम को दिमाग में ज़रूर रखना है, और आप कोशिश करें कि आप उधर उस पैटर्न को लिखने से ज़्यादा वो बनाने का प्रयास करें। दोस्त, हमें हिस्ट्री की तरीके ज्योग्राफी को रटना नहीं है, हमें ज्योग्राफी को समझना है, क्योंकि ज्योग्राफी कोई रटने वाली चीज़ नहीं है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, और हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको बढ़िया से पेन पेपर के साथ अच्छे से कलर्स का यूज़ करके आप इन डायग्राम्स को ही बनाएं। यकीन माने आप पूरा बिना लिखे इस डायग्राम में चीज़ों को याद रख लेंगे, है ना। और दोस्त, हो सकता है पहले थोड़ा जूमिंग का जो इशू आए इस वाले में, तो परेशान मत होना, आगे ये बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस पैटर्न को। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो हमारा भारत है, इसके अलग अलग नाम हमें मिलते हैं। आर्यवर्त मिलता है, जम्बूद्वीप मिलता है, हिंदुस्तान, इंडिया, है ना। ये सारे नाम आए कहाँ से हैं? तो हमें सबसे पहले अपने देश के नामकरण के बारे में देखना है। तो जो आपको भारत के अन्य नाम में पहला नाम मिल रहा है वो मिल रहा है भारत। भारत मिलता है दोस्त, एक दुष्यंत थे, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, इनके पुत्र थे भरत। उन भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा हम लोग एक ये कहानी सुनते हैं, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। दूसरा नाम आप देखते होंगे हिंदुस्तान। क्या देख रहे हैं दोस्त, हिंदुस्तान। तो पर्शिया नाम सुना है इसका आपने कभी, पर्शिया। आधुनिक का आपने ईरान सुना होगा, ईरान के लोगों ने ही इस हिंदुस्तान नाम को दिया है। एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ से एक नदी जाती है दोस्त, ऐसे करके यहाँ से एक नदी जाती है जिसको हम कहते हैं सिंधु। क्या कहते हैं, सिंधु। और ईरान यहाँ पड़ता था, मतलब ये पाकिस्तान था और इधर की तरफ आते थे तो ईरान पड़ता था। ईरान के लोग इस सिंधु नदी के पार, भाई मैं इसको रफली थोड़ा सा बना देता हूँ, बना दूँ, अरे आप समझ लो कि ऐसे करके यहाँ से एक नदी आती थी, ऐसे करके नदी थी सिंधु। तो इस सिंधु के इस पार के क्षेत्र को लोग सिंधुस्तान कहते थे। क्या कहते थे दोस्त, सिंधुस्तान कहते थे। लेकिन जो ये पर्शिया बोले तो ईरान के लोग थे, ये सा को हा कहते थे, पा को फा कहते थे और धा को दा कहते थे। अब इसका नाम बदल दें, सा को ये क्या कह रहे हैं, हा कह रहे हैं, हिंदू, ना को ना ही कह रहे हैं, और धा को ये क्या कह रहे हैं, दा कह रहे हैं। इसलिए इन्होंने इस देश का नाम क्या रख दिया दोस्त, इन्होंने इस देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया। तो कौन से देश के लोगों ने हमारे इस प्यारे भारत या इंडिया को क्या कहा है, हिंदुस्तान कहा है? कहाँ के लोगों ने, पर्शिया या ईरान के लोगों ने। तो चलिए ये वाला क्लियर हो गया। इंडिया, जब यूनानी भारत आते हैं ना, तो वो इस सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते थे। क्या कहते थे दोस्त, इंडस रिवर। तो उन्होंने उस इंडस रिवर के पार वाले क्षेत्र को क्या कहा है, तो आप बताएंगे उन्होंने इंडिया कहा है। ये देन किसकी है, यूनान के निवासी, यूनानी। ध्यान से आप समझते चलना, यूनानियों ने हमारे देश को क्या कहा है, इंडिया कहा है। ईरानियों ने हमारे देश को क्या कहा है, हिंदुस्तान कहा है। और ये जो आर्यवर्त है, आर्यवर्त, ये हमारे यहाँ पर एक, मैं थोड़ा सा प्राचीन इतिहास में जाता हूँ, एक युद्ध हुआ था, दासराग युद्ध। कौन सी नदी के किनारे, तो आप बताएंगे परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी कोई और नहीं है दोस्त, हमारे वर्तमान में एक रावी नदी बहती है ना, उसी को पहले हम क्या कहते थे, परुष्णी कहते थे। ये युद्ध का वर्णन होता है, हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद का मंडल है 7वां मंडल। 10 मंडल थे ना, तीसरे में सविता देवता के लिए समर्पित है, उसी तरीके से 7वां मंडल काहे के लिए था, तो दासराग युद्ध के लिए जाना जाता था। दोस्त आराम से सुनना, इसमें दासराग का मतलब होता है 10 राजा।
10 राजा, मतलब 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ उसे ही 7वें मंडल में कौन सा युद्ध कहा गया है? तो आप बताएंगे दासराज्य का युद्ध। इसमें 5 राजा तो एक तरफ होते हैं और 5 राजा एक तरफ होते हैं। एक तरफ होते हैं आर्य, जिन्हें हम विदेशी मानते हैं, कि मतलब विदेशी आक्रमणकारी जो थे उनको हम आर्य कहते थे, और एक तरफ थे अनार्य, है ना। इनकी भी संख्या कितनी थी? 5। और ये देसी राजा होते थे, मतलब मूलतः भारत में निवास करने वाले जो राजा थे उन्हें हम अनार्य कहते थे, और जो आर्य विदेश से आए उनको हम आर्य कहते थे। अब इनके यहाँ 5 राजा अनु, यदि, द्रुहु, तुरु, तुरुवस, 5 ये हुए, और इनके शिव, विषाणिन, भक्तनाश, अकिन, पक्त, हमें ये प्राचीन इतिहास में पढ़ना है। हमने आपको बताया कि यहाँ आर्य थे और दूसरे क्या थे? अनार्य। मूलतः भारत में निवास करने वाले अनार्य थे। जीत किसकी होती है दोस्त? तो विदेश से आए हुए आर्यों की होती है। और कौन हार जाता है? कौन हार जाता है? अनार्य हार जाते हैं। इसीलिए इस आर्य विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी जो आए थे उनके ही नाम पर इस देश का नाम क्या रख दिया गया था? आर्यवर्त। सुना होगा, जैसे तिलक इत्यादि होता है तो कहते जम्बू द्वीपे आर्यवर्त वर्ते, सुने होंगे ना, ऐसे करके तिलक चढ़ता है। बाप रे दिन शुक्रवार रजत कुमार नामना, कश्यप गोत्रे राकेश कुमार नामना, ऐसे करके बोलते हैं ना, तिलक विलक चढ़ता है। तुम इतना कहाँ ध्यान देते हो? तिलक में जाते हो, खाते हो, चले आते हो। बारात में गए हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारी प्रेजेंस जो है वो स्टेज तक, किसी नीले या पीले गाउन तक होती है ना। हाँ, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप इतनी बात देख गए होंगे कि इसका नाम भाई आर्य क्यों पड़ा, तो मैं इसको लिख देता हूँ आर्यों के नाम पर। आर्यों के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ गया था? आर्यवर्त पड़ गया। जम्बू द्वीपे, ये बौद्ध और जैन जो ग्रंथ थे उसमें ही हमारे देश को क्या बताया गया था? जम्बू द्वीप बताया गया था। तो आप इतना समझ गए, बौद्ध और जैन ग्रंथों में हमारे देश को जम्बू द्वीप कहा गया है। आर्यों ने जीत लिया था दासराज्य का युद्ध और इसलिए इसको हम लोग आर्यवर्त कहते हैं। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, इसलिए इन्होंने इस देश का नाम इंडिया रखा। ईरान या पर्शिया से जो लोग भारत में सिंधु घाटी से प्रवेश करते हैं पहली बार, उन लोगों ने इसको परिवर्तित नाम के कारण ही क्या कह दिया दोस्त? हिंदुस्तान कह दिया। जबकि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या मिलता है? भारत। आगे ये लिखा हुआ है एक नोट, अनुच्छेद 1, है ना। आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 1 आता है, वहाँ लिखा रहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया और भारत, हमारे यहाँ पर जो हमारा संविधान है वहाँ पर हमारे देश का नाम इंडिया और भारत, है ना। ये इसका इंग्लिश वर्जन बिल्कुल नहीं है कि भारत का इंग्लिश वर्जन है इंडिया, हम पॉलिटी में आगे पढ़ेंगे। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आपने ये देख लिया कि भारत के जो अन्य नाम हैं वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है, कौन कौन सी बातें हैं। अब दोस्त जो अगला टर्म आ रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कि गोलार्ध, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। एक सवाल ये बहुत चर्चित है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो मैं एक गोला बना करके आपको दिखाता हूँ और आप इसमें पहचानना कि भारत कहाँ है। दोस्त यहाँ पर एक लाइन गई है ऐसे करके 0 डिग्री, इसको हम कौन सी लाइन कहते हैं? 0 डिग्री। अच्छा, ये अक्षांश है। 0 डिग्री क्या है? अक्षांश है। इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। और दोस्त ये भूमि के मध्य में है, इसीलिए इसको हम कौन सी रेखा कह देते हैं? इसको हम भूमध्य रेखा भी कह देते हैं, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसको हम कितने डिग्री अक्षांश कहते हैं? कितना बताएंगे आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला हम यहाँ पर एक ऐसे करके लेके जाते हैं, ध्यान से सुनते रहना। अभी हम अक्षांश देशांतर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्त ये कितने डिग्री अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश है। इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर भाई हम आगे जाएंगे तो कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 ऐसे चलते चले जाएंगे। फिर यहाँ हमें मिलेगा 23.5 डिग्री। कितना मिलेगा? 23.5 डिग्री। और एक 23.5 डिग्री हमें इधर भी मिलेगा। अब आप कहेंगे कि 23.5 डिग्री ऊपर भी मिल रहा है, नीचे भी मिल रहा है, ये क्या ड्रामा है? ध्यान से सुनना, इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर हम 90 तक यहाँ, और ये कुछ नहीं होता है, जब हम अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये मध्य है, इस मध्य से ये 0 डिग्री पर लाइन है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री ऐसे करके चलते चले जाएंगे यहाँ 90 डिग्री तक। क्या आप बात समझे? मतलब भूमि के मध्य से नापी गई कोणीय दूरी को ही हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या आप इतनी बात समझे? तो यहाँ पर मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ 23.5 डिग्री, आराम से सुनना। इस 0 डिग्री के इस दिशा में जितने 1 2 3 4 23.5 जितने भी अक्षांश पड़ेंगे उनको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उनको हम उत्तरी अक्षांश। कौन सी रेखा के ऊपर? 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर पड़ने वाले जितने भी ये लेटी हुई लाइनें होती हैं इनको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। अच्छा, अब आप हमें बताना इस 0 डिग्री अक्षांश के जितने 1 2 3 4 5 यहाँ आते आते कितना हो गया? 23.5। इसको हम कितना अक्षांश कहेंगे? इसको हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। क्या कहेंगे? मैं पूरा ही लिख देता हूं ताकि कोई भी बेसिक से भी जुड़े तो बातों को समझ सके। इसको हम लोग कहते हैं भैया दक्षिणी अक्षांश। ध्यान से सुनना। अब मैं अपना भारत देश, ये कौन सा गोला है? ये नीला गोला है और नीले गोले पर ही हम रहते हैं, पृथ्वी। दोस्त आराम से समझना, ये यहाँ पर हमारा देश स्थित है। ध्यान से सुनते चलना और देखते चलना। आप इनके विजुअल्स तैयार कर लोगे, आप कभी परेशान नहीं होगे। ये कौन सा देश दिख रहा है आपको दोस्त? भारत देश दिख रहा है ना? और ये जो रेखा 23.5 डिग्री पर है, आप हमें बताना ये कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है? बहुत बढ़िया, उत्तर की ओर है मतलब उत्तरी अक्षांश है। वेट, उत्तर की ओर है बोले तो उत्तरी अक्षांश है। कोई दिक्कत? ठीक है। और अच्छा, 23.5 ये कौन सा होगा? ये दक्षिणी अक्षांश होगा। क्या आप ये बात समझ पाए दोस्त? ठीक, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही तो हम कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं? तो आप बताएंगे इसे हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा देश है? भारत है। कौन से अक्षांशों में आएगा ये? उत्तरी अक्षांश। क्या दक्षिणी अक्षांशों में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? ये उत्तरी अक्षांश में आने वाला देश है। चलो, इतनी बात तो समझ गए कि भारत कौन से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अब मैं एक और लाइन खींचकर आपको बताता हूं ताकि आप इस बात को समझ सकें। अब ये एक लाइन ऐसे करके सीधी आ रही है दोस्त, आराम से सुनना। ये लाइन चली गई है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। मतलब जो सीधी सीधी रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर कहते हैं, जबकि जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये तो सब आमने सामने चलती चली जा रही थी, पृथ्वी को ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहला रही हैं जो ऐसे लेटी हुई हैं। लेकिन ये सीधी रेखाएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और इन रेखाओं की जो खास बात है ना दोस्त, वो इस उत्तरी गोलार्ध से आकर के कौन से गोलार्ध में मिल जाती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। फिर एक ऐसे करके आएगी, उत्तरी गोलार्ध से आएगी और दक्षिणी गोलार्ध में मिल जाएगी। मैंने मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करते 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 एक कोई रेखा होगी जो, ध्यान से सुनना, जो आएगी और भारत को ऐसे टच करके चली जाएगी। दिखाई दिया आपको? ठीक, एक फिर ऐसे 20 से और चलती चली जाएंगी काल्पनिक रेखाएं। फिर एक कोई रेखा देशांतर की होगी और ऐसे करके चलती चली आएगी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में टच कर जाएगी। अब यहाँ पर हमें ये बात सीखनी और समझनी है दोस्त, आराम से सुनना। मैं इसको रेड कलर से हिलाता हूँ ना, ऐसे करके ये वाली कोई रेखा आई होगी और ऐसे टच करके इसको चली गई होगी। एक बार बताओ ये देशांतर है या अक्षांश है? मैं इसको किसी दूसरे कलर से दिखाता हूँ ना ताकि रेड रेड एकदम से ना दिखे, मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ। ध्यान से सुनना दोस्त, ऐसे करके कोई रेखा आएगी और ऐसे टच करके चली जाएगी। ये देशांतर है या अक्षांश है? देशांतर है, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही करके कोई रेखा आएगी और यहाँ पर ऐसे करके टच करके चली जाएगी इसको। ये अक्षांश है या देशांतर है? देशांतर है ना, क्योंकि इधर की तरफ जो रेखाएं टच करती हैं वो देशांतर कहलाती हैं। अच्छा, इतनी बात तो आप समझ गए कि वाली देशांतर थी। अभी मैं कुछ बातें पहले उस मैप पर आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना दोस्त, इसका नाम है अंडमान। क्या नाम है? अंडमान। और जो आप इसको देख रहे हैं इसका नाम है निकोबार।
आराम से समझना। मैंने कहा ये वाला स्थान ज्यादा दक्षिण में है या फिर निकोबार का दूसरा, जो आप निकोबार का स्थान देख रहे हैं वो दक्षिण में है। देखें जरा ध्यान से देखना दोस्त, मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। एक लाइन ये खींच दी मैंने, एक लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी है। ठीक, आराम से सुनना और देखना भाई। ये 0 डिग्री अक्षांश है, फिर कोई रेखा 1 गई होगी, 2 गई होगी, 3 गई होगी। ठीक, गई होगी कि नहीं गई होगी। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डॉट रख दूँ यहाँ पर, वो आपको ये निकोबार वाला पॉइंट ही समझ में आ रहा है। कौन सा वाला पॉइंट है ये जो डॉट रखा हुआ है, निकोबार वाला है ना। ठीक, मैं अब एक रेखा लेकर के जाता हूँ भाई, ध्यान से देखना दोस्त, ऐसे करके चलती चली जा रही है। ये अक्षांश है या देशांतर है? कौन सी रेखा है ये? अक्षांश है। और मैंने कहा कि ये निकोबार को टच करके गई। ठीक, फिर मैं एक रेखा और लेकर के जा रहा हूँ भाई, ऐसे करके चलते चले जा रहे हैं। ये यहाँ पर किसको टच करके जा रही है? इस वाले पॉइंट को। मैं यहाँ ए भी मेंशन कर दूं। मैंने कहा ये वाला जो पॉइंट है ये ए है, और जो ये बी वाला पॉइंट है ये आपको भी दिख रहा है, ए और बी पॉइंट। अब ध्यान से देखो दोस्त, ऐसे करके ये दो भारत को टच करने वाले क्या हैं? अक्षांश ही तो हैं। भारत को टच करने वाले ये अक्षांश ही तो हैं। बस आप इस बात को आराम से समझते चलना कि ऊपर की ओर जो लाइनें ये चलती चली जा रही हैं लेटी हुई, इनको हम अक्षांश कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर आई हुई हैं इन्हें हम देशांतर कहते हैं। ये जो आपको बी पॉइंट पे यहाँ लाइन रेड कलर की, ये अक्षांश है। ए पॉइंट पर जो दिख रही है ये भी क्या है? ये भी अक्षांश है। अभी आराम से देखना, मैं ऊपर की ओर चलता हूँ, है ना दोस्त। कोई लाइन होगी जो यहाँ पर भी टच करती होगी। अच्छा, एक बार हमें लास्टली सोच करके बताना अक्षांश है कि देशांतर है। बहुत बढ़िया, ये अक्षांश है। अब दोस्त आराम से समझना। अब यहाँ पर एक ही सवाल आता है कि ये जो भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भारत, ये भारत किस गोलार्ध में है? तो अक्षांश के उत्तर में है, मतलब उत्तरी अक्षांश है कि नहीं है? और देशांतर के किधर है? तो आप बताएंगे देशांतर के ये पूर्व में है। अक्षांश के किधर था? तो किस में था? उत्तर में था। अक्षांश के देशांतर के इधर जो होता है इसको हम पश्चिम कहते हैं। समझे थोड़ी बहुत बात। देशांतर 0 डिग्री के इधर पूर्व होता है, 0 डिग्री देशांतर के इधर पश्चिम होता है। अब आप हमें बताएं कि देशांतर के हिसाब से भारत किधर है, पश्चिम में या पूर्व में? बहुत बढ़िया, पूर्व में है। इस अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तर में है या दक्षिण में है? आप बताएंगे उत्तर में है। बस, हैंस प्रूव्ड। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। बस इतनी बात थी। अब दोस्त आराम से आप समझते चलना। एक बात यहाँ दिमाग में रखना कि ये उत्तरी अक्षांश है। भारत में जितने भी पॉइंट टच करेंगे, जितने भी पॉइंट अक्षांश वाले टच करेंगे, वो कौन सी दिशा में होंगे? वो हमेशा उत्तरी दिशा में ही होंगे, वो दक्षिणी दिशा में नहीं होंगे। आपको ये जो बी पॉइंट दिख रहा है ये भारत के बिहाफ में तो दक्षिण में है, जो ए पॉइंट दिख रहा है ये भारत के बिहाफ में तो दक्षिण में है। लेकिन अक्षांश कैसा होगा दोस्त? तो आप याद रखना कि वो अक्षांश सदैव कौन से होते हैं? उत्तरी अक्षांश होते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो मैं एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर फिर से आपको समझाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, है ना दोस्त। बहुत आराम से समझना, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, आपने बस वो समझने के लिए किया था। अब मैंने कहा इन बातों को हम समझते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखना और ये वाला डायग्राम बना लेना। दोस्त आराम से समझना। आप सवाल आएगा, मैं यहाँ ए लिख दूं क्या? ये रहा ए, और इस पॉइंट को मैं बी लिख देता हूँ। आराम से समझना। सवाल आता है कि भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कितना है? सबसे दक्षिणी अक्षांश मतलब इस निकोबार में स्थित ए पॉइंट ही भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश होगा। ठीक, ये है भैया 6 डिग्री 4 मिनट। 4-5 होता है, हम लोग 6 डिग्री 4 मिनट नाम लेते हैं। ठीक, इस बी पॉइंट पे जो भारत का अक्षांशी यही तो होगा भाई। 1 2 3 4 यहाँ पर आए होंगे, जो यहाँ पर टच कर रही है लाइन, वो कितने डिग्री अक्षांश है?
6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है। फिर यहाँ से ये वाली जो लाइन गई है भारत में टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, बी बोले तो यहाँ पर टच कर रही है ना। इसको हम कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। क्या कहते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे क्लिष्ट डाटा आप पढ़ रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। अब यहाँ से फिर 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर यहाँ से 23.5 डिग्री चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 23.5। वही कर्क रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, यहाँ पर भी तो कोई ना कोई अक्षांश आता होगा, लेटी हुई लाइन होगी। वो है भैया 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है भैया? 37 डिग्री 6 मिनट है। क्या आप इतनी बात समझ में पाए हैं कि जो सबसे दक्षिणी अक्षांश है वो 6 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन भारत के मुख्य भूभाग, ये मुख्य भूभाग है ना, ये तो द्वीप हैं भाई। ये दोनों अंडमान निकोबार जो समूह हैं ये एक द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है? एक द्वीप है। लेकिन ये जो भारत का मुख्य भूभाग है उसमें सबसे दक्षिणी अक्षांश पूछेगा तो आप इस बी पॉइंट का आंसर देंगे। मतलब कितने डिग्री अक्षांश कहेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश कहेंगे। लेकिन सवाल आया भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, तो आप बताएंगे 6 डिग्री 4 मिनट। यहां तक बातें समझ पाए? अब ये क्या होगा? ये जो पॉइंट सबसे उत्तरी अक्षांश ही तो पूछेगा। ये यहां दिख रहा है आपको, कितना है भैया? ये 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का सबसे उत्तरतम अक्षांश पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? 37 डिग्री 6 मिनट। अच्छा, ये हो गए अक्षांश। अब आप एक बार मुझे सोच कर बताना कि ये जितने भी अक्षांश होंगे ये उत्तरी अक्षांश होंगे या दक्षिणी। मुझे पहले आप ये वाला बताना, ए वाला। मैं यहाँ लिखता हूँ, सोच करके बताओ। 6 डिग्री 4 मिनट कौन सा अक्षांश? जितने भी अक्षांश जाते हैं भारत से वो कौन से होते हैं? उत्तरी होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ उत्तरी अक्षांश। ठीक, 8 डिग्री हैं ये दक्षिण में, लेकिन इनको उत्तरी अक्षांश क्यों कहा जा रहा है? आप ये बात समझ पाए हैं ना? ठीक, इसको भी हम कौन सा अक्षांश लिखेंगे दोस्त? इसको भी हम उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। ठीक, ये 37 डिग्री ये भी कौन सा अक्षांश होगा? तब आप बताएंगे उत्तरी अक्षांश। ठीक भाई, तो भारत में कोई भी अक्षांश जाएगा तो वो सदैव कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश होगा, है ना। कभी भी भारत दक्षिणी अक्षांश में स्थित थोड़ी ना होता है, हमेशा उत्तर में। तो कोई भी 23.5 जाए, 28 जाए, 24 जाए, 21 जाए, वो कौन सा अक्षांश होगा? तो आप बताएंगे उत्तरी अक्षांश होगा। अब ये जो 2 पॉइंट मैं बता रहा हूं ये क्या है? ये क्या है? ये हैं देशांतर। ये दिख रहे हैं ना आपको, जो पश्चिम में भारत को टच करता होगा और पूर्व में टच करता होगा। दोस्त मैं नाम लिख देता हूं, इधर ही लिख दूं, उधर चलो इधर ही लिख देते हैं। इसका मैं नाम लिखता हूं, ये जो आपको दिख रहा है ये 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक, मैं अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं इनका। और ये 97 डिग्री 25 मिनट। सवाल समझ गए होंगे मेरा कि ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है जिसको हम भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कहेंगे, ये भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर ही तो है। ये भारत है, भारत का ये पश्चिमी हिस्सा है और सबसे पश्चिम में स्थित देशांतर जो गुजरता है वो कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट। इसका नाम क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट कौन सा देशांतर? पूर्वी या पश्चिमी देशांतर? ध्यान से देखना फिर बताना, पूर्वी या पश्चिमी देशांतर। तो भारत में 0 डिग्री देशांतर के इधर की ओर जितने भी देशांतर होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्त? भले ही सही ये भारत के पश्चिम में है, लेकिन इंटरनेशनली इसको हम कौन सा देशांतर कहते हैं? पूर्वी देशांतर कहते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट को भी हम कौन सा देशांतर कहते हैं? पूर्वी देशांतर कहते हैं। क्या आप इतनी बात को समझ पाए दोस्त कि भारत के पश्चिम में स्थित देशांतर को भी हम कौन सा देशांतर कहते हैं? पूर्वी। क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो हमारे यहाँ जो देशांतर हमको टच करेगा वो पूर्वी देशांतर होगा। भले सही वो पश्चिम में टच कर रहा है, लेकिन वो है कौन सा? तो आप बताएंगे पूर्वी देशांतर। क्या आपके दिमाग में इतनी बात
गई कि ये देशांतर और अक्षांशी विस्तार है कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका नाम मैं लिखे देता हूँ 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। दोस्त आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। और दूसरा 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। क्या आप इतनी बात समझ पाए? मैं यहाँ देशांतर लिख देता हूँ ना, ताकि आप मेंशन कर सकें, जो नए बच्चे हों उनको भी कोई दिक्कत ना हो। देशांतर, इतनी बात समझ गए आप, है ना? आप ध्यान से सुनना। जैसे मेरा बर्थडे होता है 29 अप्रैल, आपका 18 अगस्त, किसी का 26 नवंबर, किसी का 22 जुलाई। तो अब हम लोग क्या होता है कि किसी शादी में जाएं और कहें 22 जुलाई यहाँ आओ, 17 नवंबर, 28 दिसंबर, ऐसे करके बुलाएंगे क्या? नहीं, हम लोगों ने नाम रख लिया कि भाई ये रजत हैं, वो मोहन हैं, वो राकेश हैं, है ना? वो सबके अपने अपने नाम रख लिए हम लोगों ने। तो इन अक्षांशों के भी नाम रख दिए गए ताकि हम समझ सकें कि किसका कौन सा अक्षांश भारत में सबसे दक्षिण में है, उसका नाम क्या है। तो दोस्त इस 6 डिग्री 4 मिनट के कई सारे नाम रखे गए हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट। मैं इसको कैसे लिख दूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं नाम वाला यहाँ अलग से बना देता हूँ ना। ए पॉइंट, बी पॉइंट। इसका नाम एक का हमने रखा जो सबसे दक्षिण में है, इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक, इसे हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इसे हम पिगमेलियन, ये पिगमेलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कौन सा पॉइंट कहते हैं? पिगमेलियन। मतलब इस ए पॉइंट कहाँ स्थित था? इस निकोबार में स्थित था ना। तो भारत का सबसे दूर दक्षिणी छोर किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। फिर ये आपको जो ये बी वाला पॉइंट दिख रहा था, बोले तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर, तो इसका नाम था कन्याकुमारी। क्या नाम था दोस्त? कन्याकुमारी नाम था। इसको हम लोग कैप कैमोरिन भी कहते हैं। केप कैमोरिन। किसको? इस बी वाले पॉइंट को कहते हैं। इसको मैं यहाँ से ऐसे तोड़ देता हूँ ताकि आप समझ सकें, नहीं एक में कर लेंगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जिसे हम 37 डिग्री 6 मिनट कह रहे थे, इसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इंदिरा कॉल कहते हैं। और जो इधर की तरफ है, इसे हम सरक्रीकी, मतलब ये वाला सरक्रीक, इसको हम लोग सरक्रीक या गौर माता, या कहीं कहीं गुहार मोती भी लिखा रहता है, गौर माता। एक और नल सरोवर आता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे जो पूर्वी बिंदु है, मतलब 97 डिग्री 25 मिनट, इसे हम वालांगू या किबिथु कहते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए? यहाँ पर मैं अब लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसे सरक्रीक या गौहर माता कहते हैं, या उधर वाले को हम लोग वलांगू या किबिथु कहते हैं। ठीक है, चलिए, आप इतनी बात, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि भारत का जो अक्षांशी तथा देशांतरी विस्तार है वो कैसा है। आप इस वाले को आप बना लेना, आप पूरा नहीं भी बनाएंगे, इस वाले को बना लेंगे, तब भी आपको चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। एक बार मैं लास्ट रिवाइज कर लेता हूँ। भारत का सबसे धूर का मतलब लास्ट, सबसे लास्ट वाला छोर कौन सा है? ए। इसको हम लोग कितने अक्षांश पर मानते हैं? मैं यहाँ लिख दूँ क्या? मैं यहाँ लिख देता हूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आए। ये रहा भैया 6 डिग्री 4 मिनट, और ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट। समझ पाए आप? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, इसको हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है, 6 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, और इसको हम 37 डिग्री 6 मिनट कहते हैं। सबसे पश्चिमी जो देशांतर है, इसको हम देशांतर है, इसको हम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और जो सबसे पूर्वी देशांतर है उसे हम 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर कहते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? मतलब हम यूँ मान लें कि आपने देख लिया कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि ये जो दिशा आपको दिख रही है ये वाली, ये कौन सी है? उत्तर पूर्वी ही दिशा तो है। ठीक दोस्त, अब हम इस देश भारत का जो है वो क्षेत्रफल देखने वाले हैं ना, कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैं यहाँ लिखे देता हूँ किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग किलोमीटर का कौन सा देश है? तो आप बताएंगे भारत। अगर प्रतिशत में पूछ ले कि ये पूरी ये मैंने बाहर ऐसे बना दिया है, ये पूरी 7 कॉन्टिनेंट वाला एक पूरे विश्व का एक छोटा सा मानचित्र है। ये रहा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ नीचे की ओर अंटार्कटिका पड़ता है ना। मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूँ, ऐसे करके एक छोटा सा क्षेत्र मैंने बना दिया, ये अंटार्कटिका पड़ता है। तो इस पूरी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जितने महाद्वीप, इसमें से कुल क्षेत्रफल 32,87,263, ये ग्रीन कलर का जो देश दिख रहा है, यही कौन सा देश है? यही भारत है ना। तो भारत के पास टोटल भूमि, जो पृथ्वी पर जितनी भूमि है उसका कितना हिस्सा भारत के पास है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और कभी परसेंटेज में पूछ ले दोस्त तो आप बताएंगे 2.4%। 2.4% भारत के पास प्रतिशत, मतलब इस पूरे भूभाग, अफ्रीका, इस दक्षिणी अमेरिका, इन सब के पास जितना भूभाग है उसमें से भारत के पास 100 में से कितना है? ये टोटल जो दिख रहा है ये 100 है। इसमें से 100% में से कितना है हमारे पास? 2.4% है। क्या आप इतनी बात समझ पाएँ? ठीक। जनसंख्या में जहाँ वी आर इंडियंस, हम इसमें तो आगे निकल ही जाते हैं। अभी हमने चाइना को पिछाड़ दिया है, चाइना हमसे पीछे हो गया है। अभी तक चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था कि नहीं था? लेकिन हमने इसको कहा कि नहीं, अब हम इसमें आगे निकलेंगे, इकॉनमी में चाहे थोड़ा बहुत पीछे ही रहें लेकिन हम इसमें आपको पिछाड़ देंगे, है ना। सोचो, अभी तो हम लोगों की शादी भी नहीं हुई है। छोड़ो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। जनसंख्या में भारत का पहला स्थान है। 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। पूरी दुनिया में अगर 100 लोग खड़े किए जाएं अलग अलग देशों से तो 17.5 लोग, 17.5 आधा एक लड़का मान लो, तो 17.5 लोग हमारे देश के होंगे। समझे आप? तो भारत अब दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। अच्छा, एक और बात बताते हैं, मैंने यहाँ क्रम नहीं लिखा है। भारत क्रम में कौन से नंबर का देश है? क्षेत्रफल में 7वें नंबर का देश है। जनसंख्या में तो हम पहले स्थान पर हैं। जनसंख्या क्रम, मैं यहाँ क्रम लिख देता हूँ ना, जनसंख्या क्रम में हमारा पहला स्थान है। मैं यहीं और लिख देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा ना। क्षेत्रफल क्रम, क्षेत्रफल क्रम में हम कौन से नंबर पे हैं? 7वें पे हैं। सबसे पहला किसके पास है? रसिया। ठीक, रसिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद हमारे पास आता है चाइना, क्षेत्रफल में चाइना। फिर चाइना के बाद यूएसए, यूएसए के बाद ब्राज़ील, ठीक, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन आएगा दोस्त? तब हमारा इंडिया आएगा। 1 2 3 4 5 6 और हमारा देश कौन से नंबर पे आया? 7वें नंबर पर आया। ठीक। अच्छा, एक मैं यहीं और बता देता हूँ, 8वां स्थान किसका है? उसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना। क्षेत्रफल में हमारे बाद किसका स्थान आता है? तो आप बताएंगे अर्जेंटीना का। तो भारत क्रम में क्षेत्रफल के आधार पर कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। क्या आप इतनी बात, अरे इसको आसानी से याद कर सकते हैं। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। कई बार जब आप याद करते हैं ना तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, नीचे की ओर ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद उधर ऑस्ट्रेलिया, और फिर हमारा कौन सा देश है? इंडिया। और इंडिया के दोस्त अब हम इसके बाद देखेंगे कि भारत में जो स्थलीय और तटीय सीमा बनती है उनके बारे में। तो एक हेडिंग आप लिख लेना, स्थलीय तथा तटीय सीमा, तटीय सीमा, है ना। एक हेडिंग लिख लेना आप, स्थलीय तथा तटीय सीमा। मैं यहाँ एक ऐसे पॉइंट बना देता हूँ ए, और यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना देता हूँ बी। दोस्त हम इस ए से बी में अगर ऐसे करके चलते चले जाएंगे, ऐसे इधर की ओर, उत्तर की ओर, ऐसे टच करते हुए देखते चले जाना आप ऐसे करके, और यहाँ बी तक आएंगे, तो आपको इनमें से कौन सी सीमा मिलेगी? स्थलीय मिलेगी या तटीय मिलेगी? बहुत बढ़िया, स्थलीय मिलेगी। अच्छा, इस ए से लेकर के ऐसे चलते चले जाएंगे ऐसे करके, तो इस बी तक आने में कोई ना कोई लेंथ तो होगी, कोई ना कोई किलोमीटर तो होगा, है कि नहीं? तो भैया ये वाला जो है स्थलीय सीमा, इसकी कुल लंबाई आपको कितनी मिल रही है? 15,200
किलोमीटर की। मतलब भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ। मैंने अगर लिखा पाक, मैं पूरा लिख देता हूँ पाकिस्तान, ताकि आप समझ सकें पाकिस्तान। ये मैं यहाँ AFG लिख दूँ, मैं पूरा ही लिख देता हूँ अफगानिस्तान, ठीक। ये कौन है? ये आपको दिख रहा है चाइना। ये कौन है? ये आपको दिख रहा है नेपाल। और ये आपको भूटान दिख रहा है। कौन है दोस्ती? ये भूटान है। और इधर की तरफ कौन बैठा हुआ है? इसका नाम है म्यांमार। नाम सुने ही होंगे, म्यांमार। तो भारत के साथ ये कुछ सीमा साझा करने वाले देश हैं जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। अच्छा, ये बीच में कौन है? यही तो है बांग्लादेश। मैं बांग्ला लिखे दे रहा हूँ, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। अच्छा, बांग्लादेश है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा देश है? बांग्लादेश है। तो इस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश इत्यादि के साथ भारत की कैसी सीमा टच होती है? स्थलीय है या तटीय है? तो आप बताएंगे स्थलीय सीमा। टोटल कितने किलोमीटर की है? तो आप बताएंगे 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए स्थलीय सीमा की बात हमने देख ली है। फिर इस ए से लेकर के इस ऐसे करके इधर की ओर जाते जाते बी, और इधर भरा हुआ है कौन सा सागर है? अरब सागर, ठीक है। और इधर क्या भरा हुआ है? ये जो आपको दिख रहा है ये बंगाल की खाड़ी है। ये आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है ना। तो ये जो रेखा बनाएंगे भारत में, कौन सी बनाएंगे? तटीय बनाएंगे। अच्छा दोस्त, आराम से समझना। इस ए से लेकर के इस बी तक हम लोग जब जाते हैं तो तटीय सीमा है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो छोटे छोटे मैंने चुन्नी चुन्नी भर के, रत्ती रत्ती भर के द्वीप बनाए हैं, जैसे ये लक्षद्वीप है, मैं यहाँ लिख दूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा द्वीप दिख रहा है? ये आपको लक्षद्वीप दिख रहा है। ये कौन सा द्वीप दिख रहा है? अंडमान निकोबार दिख रहा है। यहाँ पर दमन द्वीप, बहुत छोटे छोटे से द्वीप आपको दिखेंगे। अच्छा, इनकी कोई ना कोई लंबाई चौड़ाई किलोमीटर तो होगा ना कुछ तो होगा। तो तटीय सीमा भैया दो प्रकार की है। एक तो मुख्य तटीय सीमा होती है, मुख्य तट, और दूसरा होता है द्वीपीय सीमा। कैसी सीमा होती है दोस्त? द्वीपीय सीमा। ध्यान से सुनना। अब मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कुछ अलग होगी और द्वीपीय सीमा की लंबाई कुछ अलग होगी। मुख्य तट मतलब इस ए पॉइंट से लेकर के हम ऐसे किनारे किनारे बी तक चले जाएं, मुख्य तट, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है दोस्त? 6100 किलोमीटर। ये द्वीपीय, लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीपों की किलोमीटर में लंबाई, अंडमान निकोबार की किलोमीटर में लंबाई, तो इसकी लंबाई है 1416 किलोमीटर। कितना है भैया? 1416 किलोमीटर। एक बार एसएससी ने पूछा कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। दोस्त आराम से समझना, तटीय सीमा की लंबाई सिर्फ मुख्य तट की पूछेगा 6100, द्वीपों की पूछेगा 1416, लेकिन तट तो इनका भी होगा, ये तट ही तो होंगे। तो तटीय सीमा 6100 प्लस 1400, तो ये 7500। ध्यान से सुनना, हो तो रहा है 7500, मैं पूरा लिख देता हूँ 7516, 7516 ही तो होगा। 7516 किलोमीटर ये एग्जैक्ट दिखा रहा है, लेकिन अप्रॉक्स में इसका आंसर कितना आया था? 7500 किलोमीटर। तो आप भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी बताएंगे? 7500 किलोमीटर। लेकिन कभी पूछ ले सिर्फ मुख्य तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कभी सिर्फ द्वीपीय सीमा की लंबाई पूछ ले 1416 किलोमीटर। लेकिन तटीय पूछे तो आप क्या बताएंगे? 75 या 7500 बताएंगे या 7516 किलोमीटर बताएंगे। तो क्या आप इतनी बात समझ गए हैं कि भारत की तटीय सीमा और स्थलीय सीमा में क्या अंतर होता है? दोस्त अब हम लोग स्थलीय सीमा में जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में देखने वाले हैं ना। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, ठीक। अब दोस्त आप हमें गिन करके बताओ भारत के साथ कितने पड़ोसी मुल्क या देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। मैं गिन लेता हूँ, आप कभी भूल जाएं। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने हुए? 7। भारत के साथ कितने देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो आप बताएंगे स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 7 है। कितनी है भैया?
7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं दोस्त। अब सबसे पहला कौन सा है, हम देखेंगे कि मैं इधर से ही शुरू करता हूँ, लेफ्ट साइड, पाकिस्तान। पाकिस्तान। फिर दूसरा आपको कौन सा दिख रहा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तीसरा आपको कौन सा दिख रहा है, तो आप बताएंगे तीसरा हमें चीन दिख रहा है। फिर नेपाल दिख रहा है। फिर भूटान दिख रहा है। फिर कौन दिख रहा है, म्यांमार दिख रहा है। और म्यांमार के बाद आखिरी में कौन दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है। ये तो मैंने इस तरीके से याद किया है ताकि हम लोग इसको इस सीक्वेंस में याद कर सकें। ये रहा पाकिस्तान। एक सवाल और आता है इनकी लंबाई को लेकर के, है ना दोस्त। तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो लंबाई जो भारत 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर भारत सीमा साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर की भूटान के साथ भारत सीमा साझा करता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा किसके साथ भारत साझा करता है, म्यांमार के साथ साझा करता है। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, थोड़ा ज़्यादा है, 97 के आसपास। सवाल ये नहीं आता है, सवाल आता है कि बताएं स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा कौन साझा करता है। मतलब हम यूं कहें कि क्रम में। दोस्त आराम से समझना, एक छोटी सी ट्रिक है, 55 MBA, मतलब बचपन में हमने MBA कर लिया, तो अब इस ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ी सीमा कौन साझा करता है। तो आपको दिख रहा है 4096, कौन सा देश है, बांग्लादेश है। ठीक। फिर चाइना 3488, मैं इसको यहाँ लिखे देता हूँ, चीन। फिर पा से कौन आता है, पाकिस्तान आता है। ना से नेपाल आता है। एम से म्यांमार आता है। बी से भूटान आता है। ए से अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है, अफगानिस्तान। सबसे बड़ी सीमा कौन साझा करता है, बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश नहीं मिलेगा, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, तो आप किसको बता देंगे, चीन। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भारत के साथ सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देशों की सीमा रेखीय लंबाई को याद कर सकते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो मैं एक और बेहतरीन सी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। इन कुछ रेखाओं के नाम हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने कहा कि बताएं भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसका क्या नाम है। आप कहेंगे रेड क्लिफ। सर CJ रेड क्लिफ, फिर हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो अफगानिस्तान के साथ है इसको हम कहते हैं डूरन रेखा। क्या कहते हैं भैया, डूरन रेखा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चाइना के साथ जो है इसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। हमें इतनी रेखाओं के नाम याद रखने में, यहाँ लिखे देता हूँ। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ डूरन रेखा। चीन के साथ मैकमोहन रेखा। कितने किलोमीटर है ये बात आप समझ गए हैं, ठीक। बाकी अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे जो त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा जो बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है, इस रेखा को हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इस स्थलीय सीमा को समझ लिए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे तटीय सीमा। तो दोस्त अब हम देखेंगे कि जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं वो भारत के किस राज्य के साथ, और या यूं कहें कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, हम ये वाला टॉपिक देखने वाले हैं। तो एक तरफ तो हम लोग लिखेंगे जो देश होंगे, और दूसरा राज्य, या जो राज्य या यूटी मतलब समझ गए, केंद्र शासित, संबद्ध, जो उसके साथ संबद्ध होंगे, ठीक। अब ध्यान से देखना आप, जैसे मैं पहला लिखता हूं पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है, तो आप कहेंगे टोटल 5। पहली बात तो ये
क्या कि अधिकतम राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश भारत के किसी भी पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाएंगे, उनकी संख्या कितनी हो सकती है? 5। 5 से आगे तो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट ही कर देना है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आ जाए, हमें तुरंत एलिमिनेट कर देना है। ध्यान से सुनना। 5। अब 5 में से 3 तो हैं राज्य और 2 क्या हैं दोस्त? तो आप यूटी हैं। 3 राज्य और 2 यूटी हैं। 3 राज्य में राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला तो है गुजरात, मैं जीजे लिख दूं आप समझ जाएंगे, गुजरात। गुजरात के बाद दूसरा आपको कौन सा दिख रहा है? आरजे। आरजे बोले तो राजस्थान। तीसरा आपको दिख रहा है पीबी। पीबी बोले तो पंजाब दिख रहा है आपको, पीबी बोले तो पंजाब। दूसरा यूटी में कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है और कौन सा है? तो आप बताएंगे लद्दाख है। इतनी बात समझे आप? लद्दाख है, ठीक। 3 राज्य और 2 यूटी भारत के हैं, जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ, ठीक। दूसरा देश आपको ऊपर की ओर ही जाना है, उसका नाम है, डूरन नहीं लिखना है, क्या लिखना है? दूसरा देश हमें लिखना है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दोस्त, थोड़ा फास्ट हम लोग लिख लेंगे क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ विजुअल्स क्रिएट करके ही समझना है ना। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कितने राज्य आपको दिख रहे हैं या कितने केंद्र शासित? तो आपको एक दिख रहा है। एक है कौन? तो आपको पता है कि एकमात्र यूटी है जो उसके साथ सीमा बनाता है, उसका नाम है लद्दाख। तीसरा आपको कौन सा देश देखना है? तो आपको देखना है चीन। अब दोस्त, चीन के साथ भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? तब भी आप कितना बताएंगे? 5। अब 5 में से आप देखें कि कितने केंद्र शासित हैं और कितने राज्य हैं। तो एक तो है भैया केंद्र शासित और 4 क्या है? क्या है? राज्य है। एक केंद्र शासित कौन है जो इसके साथ सीमा बना रहा है? वो है लद्दाख। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ यूटी, ठीक। 4 राज्य, सबसे पहले एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर कौन दिख रहा है? सिक्किम। मैं इसको पूरा लिखे देता हूँ, सिक्किम। और कौन दिख रहा है आपको? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। ये सब के सब राज्य किसके साथ सीमा बना रहे हैं? तो आप बताएंगे चीन के साथ सीमा बना रहे हैं, ठीक। चौथा, चौथा आपको दिख रहा है नेपाल। नेपाल कितने के साथ सीमा बना रहा है? तो आप बताएंगे ये भी 5। अब वो 5 कौन कौन से लोग हैं? नेपाल, सबसे पहले आपको दिख रहा है कौन? उत्तराखंड, दिखा? उत्तराखंड। दूसरा कौन दिख रहा है? ये कौन है? उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया। फिर आपको कौन दिख रहा है? बिहार। मैं इनको बिहार लिख देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें, बिहार। बिहार के बाद ये कौन है? ऐसी पतली सी लाइन गई हुई है, पश्चिम बंगाल। इसका नाम है दोस्त पश्चिम बंगाल, ठीक। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप रटते रह जाएंगे, आपको कभी याद नहीं होगा। आपको याद क्या होगा? ये मैप याद होगा। और फिर कौन टच कर रहा है? ये टच कर रहा है सिक्किम। टोटल जरा जोड़ लो, कितने लोग हुए भाई? 5 हुए कि नहीं हुए? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 लोग हो गए। किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? नेपाल। फिर उधर चलते हैं 5वें नंबर पर, भूटान। भूटान की राजधानी जरा बता देना हमको। थिम्पू है, और करेंसी भी बता देना, ठीक। ठंडी हवाओं का देश है भूटान। अच्छा, भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? हम जोड़ लेते हैं, 1, 2, 3, 4। भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ 4 राज्य। सबसे पहला सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? बहुत बढ़िया। सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल। दोस्त मैं ये बस लिखे दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको ना मैप के थ्रू ही याद करना। पश्चिम बंगाल, फिर कौन दिख रहा है आपको? असम, ठीक। और फिर कौन दिख रहा है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। तो बताएं, भूटान के साथ आपको कितने दिखे? 4 राज्य दिखे। क्या कोई केंद्र शासित दिखा था? नहीं दिखा था। अब बताएं 5, छठा म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडा, या कहीं कहीं नेपियाडो लिखा रहता है, नेपियाडो लिखे देता हूँ, नेपियाडो, ठीक। म्यांमार के साथ कौन कौन सीमा साझा कर रहा है? तो इधर से चलते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4।
अरुणाचल, अरुणाचल के बाद कौन दिख रहा है? नागालैंड। पूर्वोत्तर भारत ज़रूर दिमाग में रखना दोस्त, नागालैंड। फिर कौन दिख रहा है? मणिपुर। मैं जब अभी पहाड़ियाँ पढ़ूंगा तो फिर आपको बताऊंगा पूरा उधर एक तरफ बना करके। लास्ट में आपको कौन दिख रहा है? मिजोरम दिख रहा है ना दोस्त। तो 4 लोग हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। सातवां, सातवां कौन सा देश दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है आपका अपना बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। वैसे ये भारत से हर एक 3 ओर से तो ढाका ही हुआ है ना, तो बांग्लादेश ने अपनी राजधानी का नाम ही क्या रख लिया था? ढाका। कितने? 1, 2, 3, 4 और 5। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो आप बताएंगे 5। 5, ठीक। अब कौन कौन से हैं बांग्लादेश के साथ? हम इधर से ही चलते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल दिख रहा है दोस्त, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम। असम के बाद कौन दिख रहा है? मेघालय, मेघोकालय, मेघालय, ठीक। मेघालय के बाद कौन दिख रहा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है ना। और फिर लास्ट में आपको कौन दिख रहा है? मिजोरम। मिजोरम दिख रहा है दोस्त। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। 7 देशों की अलग अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो टेरिटरी बनती है, उस टेरिटरी को भी मैंने इस जगह पर बता। तो यहाँ एक नोट करके आप लिख लेना कि भारत के कुल, ये ऐसे मैं लिखे देता हूँ, भारत के कुल 18 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। कि तब हम भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई देखने वाले हैं ना। हम भारत की अब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो भारत की जो ये वाली लंबाई है, मतलब ये उत्तर दिशा है और ये वाली दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, इसकी लंबाई कितनी है हम इसको देखने वाले हैं। तो भैया उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3, 2, 1, 1, 2, 3 याद है ना, 3, 2, 1, 4 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व ये दिशा है ना, इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर की। क्या आप इतनी बात समझ पाए? अगर दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए आएगा तो 200 कितना आएगा? 81 किलोमीटर। आपसे ये भी सवाल आ सकता है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी होती है। एक बात आप ये समझ गए। एक और सवाल आता है, आपको याद होगा यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी, ये वाली यहाँ पर की एक पॉइंट था, इसको हम इंदिरा पॉइंट कह रहे थे, है ना। इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे दूर दक्षिणी छोर था। यही तो सीखे थे भैया हम लोग, दूर दक्षिणी। मैं यहाँ एक गोला बना करके दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है। ये विषुवत रेखा है, ये जो रेखा गई थी ये कौन सी भैया? कर्क रेखा है। बहुत बढ़िया। भारत ऐसे करके गया हुआ है, ऐसे करके, है ना। इस विषुवत रेखा, इसी को तो हम विषुवत रेखा कह रहे थे। इस विषुवत रेखा और ये भारत का, यहाँ पर मैं एक और बिंदु बना देता हूँ, यही वाला, ये वाला निकोबार वाला, यहाँ पर ही तो था ये वाला, भारत का सबसे दूर दक्षिणी छोर। भैया एक सवाल आता है कि विषुवत रेखा और भारत के दूर दक्षिणी छोर बोले तो इंदिरा पॉइंट, इनके बीच कितने किलोमीटर का अंतर है? तो भैया ये किलोमीटर है 876 किलोमीटर। सवाल ऐसे आता है कि भारत के दूर दक्षिणी छोर मतलब इंदिरा पॉइंट
और विषुवत रेखा के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी है, तब आप कितने बताएंगे? 876 किलोमीटर की दूरी होती है। अब हम लोग सीखेंगे तटीय सीमा। तटीय सीमा के क्या नाम हैं, कितने किलोमीटर की कौन सी सीमा रेखा है, और सबसे बड़ी सीमा रेखा कौन सा राज्य साझा करता है। अगर हम द्वीपीय सीमा में भी देखेंगे तो द्वीपों में सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है। ये सारी बातें हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। तो दोस्त, तटीय सीमा की लंबाई एक बार आप हमें बता दें। इस तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ छोटे छोटे द्वीप थे, मैंने ना यहाँ पर आपको बताया था, क्या आप याद आया आपको? इसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। महज 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। ध्यान से सुनना, सबको हम जोड़े तो हमारे यहाँ तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं टोटल। एक तो यही क्वेश्चन आता है, तो जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भारत में कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो आप बताएंगे कितने राज्य? 9 राज्य हैं। अब इन 9 राज्यों के तटों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, हमें वो नाम याद करने होंगे। जैसे गुजरात वाले तट को हम एक को कहते हैं काठियावाड़ा तट, काठियावाड़ा तट, या इसको हम लोग कहते हैं सौराष्ट्र तट के नाम से भी जानते हैं, सौराष्ट्र तट। महाराष्ट्र और गोवा, ध्यान से सुनना, यहाँ गोवा से लेकर इस महाराष्ट्र तक, इसको हम लोग कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं भैया? कोंकण तट। अच्छा, ये एक भाषा है, कोंकणी एक भाषा है, कहाँ की? महाराष्ट्र के मत बताना, वहाँ की तो मराठी है। इस गोवा की भाषा है कोंकणी भाषा, इसीलिए महाराष्ट्र और गोवा वाले तट को हम कौन सा तट कहते हैं? कोंकण तट। इस कर्नाटक वाले तट को हम कनारा तट कहते हैं। कौन सा तट भैया? कनारा। या इसको हम कौन सा तट कहेंगे? कनारा तट या कन्नड़ तट। कन्नड़ या कनारा। ये कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ ही तो बोली जाती है। अरे आपने सुना होगा कि जैसे आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, एकदम कंजड़े होगा, ऐसे होता है। वो कंजड़ नहीं होता है, वो एक्चुअल में कन्नड़ को ही वो लोग कंजड़ कह देते हैं ना। जो आदमी बहुत बोलता हो, बहुत जल्दी जल्दी बोलता हो, कि एकदम कंजड़न की तरह बोलत रहे हैं, ठीक। तो ये कन्नड़ या कनारा तट, ये कौन सा तट है दोस्त? ये केरल है। इसका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं मालाबार तट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वास्को डिगामा यहीं आएगा, मालाबार। और ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। इसके तट को हम कहते हैं कोरोमंडल तट। आपको पता है इस कोरोमंडल तट पे ही शीत ऋतु के दौरान एकमात्र दक्षिणी राज्य तमिलनाडु वर्षा प्राप्त करता है। आंध्र प्रदेश के तट को हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा को हम लोग कहते हैं उत्कल तट, जो उड़ीसा के पास तट है उसको हम उत्कल तट, जबकि पश्चिम बंगाल के तट को हम वेंगी तट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वेंगी तट कहते हैं। तो इतने तो आपको तटों के नाम याद रखने हैं, जैसे गुजरात काठियावाड़ा या सौराष्ट्र तट, महाराष्ट्र और गोवा कोंकण तट, कर्नाटक वाले तट को कनारा, केरल मालाबार, तमिलनाडु कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार, उड़ीसा उत्कल तट और पश्चिम बंगाल के तट को हम वेंगी तट कहेंगे। अब यहाँ आता है एक सवाल, मैं बताता हूँ आपको। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, एक सवाल ये आता है, एक सवाल ये आता है। आपको देखकर लग रहा होगा केरल बड़ा लंबा है, तमिलनाडु बड़ा लंबा है, लेकिन आपके दिमाग में गुजरात नहीं आ रहा होगा। राज्यों में किसकी है? तो आप बताएंगे गुजरात की है। मतलब गुजरात को हम फर्स्ट लिख दे, मैं यहाँ लिखे देता हूँ फर्स्ट, आप मैप पे याद करते चलना। दूसरा किसके पास है? तो आप बताएंगे दूसरा है आंध्र प्रदेश के पास, और तीसरी किसके पास है? तमिलनाडु। अब हमें सबको नहीं याद करना है, हमने पहला याद कर लिया, दूसरा याद कर लिया और तीसरा। मतलब तटों में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? गुजरात की है। दूसरे नंबर पे किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। तीसरे नंबर पे किसकी है? तमिलनाडु। लेकिन मैं यहाँ एक सबसे छोटी तट रेखा वाला, छोटी नहीं लिखा गया, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य पूछे तो क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे वही जिसकी राजधानी मांडवी नदी किनारे है, पणजी। पणजी मतलब गोवा।
सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा, महज 101 किलोमीटर। मैं कहीं पर यहाँ किलोमीटर मेंशन नहीं कर रहा, गोवा। लेकिन दोस्त मैं एक नोट पॉइंट लिखाता हूँ, अगर आ जाए सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान से सुनना, जब सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य पूछेगा तब तो आपका एक ही जवाब होगा, गुजरात। लेकिन अगर आ जाए बताएं भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, तो फिर हमारा ऑप्शन यहाँ पर दूसरा मिलेगा। जब यहाँ पर राज्य प्लस यूटी, यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाए, और ऑप्शन में हो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ये कौन से लोग हैं, अंडमान, और ये कौन है, निकोबार। ऑप्शन में अंडमान निकोबार भी आ जाए, तो आप बताना सबसे बड़ी तटरेखा कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार की है। ये महज 1400 के आसपास है, और ये 1900 किलोमीटर की पूरी है। छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर इनके जो किलोमीटर है, सीमा रेखा की लंबाई है, वो 1900 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्त याद रखना, राज्य प्लस यूटी में सबसे, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य, लंबी तटरेखा वाला राज्य, राज्य यूटी, तब आप क्या नाम बताएंगे, तब आप बताएंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। किस पर स्थित है, तो ये हम आपको आगे बताएंगे। निकोबार, क्या आप इतनी बात समझ में पाए हैं दोस्त? अगर आप इतना समझ गए हैं मतलब आपने ठीक ठाक लेवल में भारत की स्थिति एवं विस्तार के सबसे कठिन वाले डाटा को समझ लिया है। अब इसके बाद जो आगे बचेगा वो आपके लिए इजी होगा, जैसे कर्क रेखा, मानक समय रेखा, ये जो सीमाएं हैं, यहाँ 12 नॉटिकल मील क्या है, 24 नॉटिकल मील क्या है, और 200 नॉटिकल मील तक क्या है, अविच्छिन्न सीमा मंडल क्या है, संलग्न क्षेत्र क्या है, इन सारी बातों को हम इसके बाद सीखने वाले हैं। इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।